नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 3 जून 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख संपादकीयों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। क्लास को शुरू करते हुए आप लोग सबसे पहले यहां पर क्लास के विषयों को देख लीजिए जिन पर हमें चर्चा करनी है। पहला विषय रहेगा भारत पाकिस्तान और वर्ष 2019, चीन और प्रशांत द्वीप समूह। अगला विषय होगा झूठे मामलों में फंसे लोग और मुआवजा। इसके बाद भारत इजराइल और भविष्य की रक्षा तकनीक, और अंत में हम इन्हीं समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए पहले विषय के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस समाचार को पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। समाचार बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को आप इस प्रकार से समझिए कि पिछले 3 से 4 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो जिस उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और वर्तमान में वो जिस दिशा में जा रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश की गई है इस समाचार के अंदर में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान संदर्भ की। दरअसल अगर आपने कल का एनालिसिस देखा हो हमारे YouTube चैनल पर, तो वहां पर सिंधु नदी समझौते के संदर्भ में इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चर्चा की गई थी और इसी पृष्ठभूमि को उठा करके पिछले 3 से 4 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे संबंध गुजरे हैं उस पर चर्चा हम आज करेंगे। तो कुछ महीने पहले भारत का दल पाकिस्तान गया था सिंधु नदी समझौते के विषय में चर्चा करने के लिए। अब पाकिस्तान का दल भारत आया हुआ था। सिंधु नदी समझौते के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि यह दुनिया के सबसे उदार नदी समझौतों में से एक है। और अगर हम भारत और पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो तालिबान संचालित अफगानिस्तान में जो खाद्य संकट पैदा हुआ, तो वहां के लोगों के लिए एक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान के रास्ते से विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत मदद पहुंचा रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो पिछले करीब 1.5-2 सालों में भारत की ओर से जो आक्रामकता का एक प्रदर्शन किया जा रहा था 2019 के लगभग में पाकिस्तान के प्रति, उस आक्रामकता में एक गिरावट आई है, एक कमी आई है। यह पिछले 1-1.5 सालों में हुआ है। ध्यान रखना, आप लोग जरा समय के ऊपर में विशेष ध्यान रखिएगा, तब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है वो आपको समझ में आएगी। आप इस मानचित्र को भी देखें कि 2020 में गर्मियों के दौरान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो लद्दाख में एक संकट पैदा हुआ, खास तौर पर गलवान के अंदर में, तो इसने भारत के जो सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं इनको कुछ एक रणनीतियों के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर किया, खास तौर पर जो हमारी रक्षा रणनीतियां हैं। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान लगता है कि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला एक साथ कर सकता है, लेकिन अगर हम भावनाओं से परे यथार्थ की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि अतीत में ऐसा कोई भी देश हम नहीं देख पाते हैं जिसने एक साथ 2 मोर्चों के युद्ध को जीता हो। और अगर हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के उदाहरण को देख करके समझें तो यह बात हमें और बेहतर समझ में आ सकती है। देखिए, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए हमें भावनाओं की अपेक्षा यथार्थ पर अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब यहीं पर आप लोग समझें इस बात को कि भारत ने जो बैक चैनल डायलॉग्स हैं उनके संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से इसको एक वार्ताकार के रूप में प्रयोग करते हुए हमने पाकिस्तान के साथ में बातचीत करनी शुरू की। और यह बात तब और स्पष्ट हुई जब संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनके बीच में जो सीमा पर एक संघर्ष की स्थिति लगातार हमारे सामने उभर करके आ रही थी, अब ऐसा वहां पर नहीं होगा। दोनों सेनाएं इस बात पर सहमत हुई हैं।
तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो बैक चैनल डायलॉग होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि पर्दे के पीछे की जो बातचीत है, जिसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो उन सब के प्रयासों से ये बातें उभर करके हमारे सामने आई। अब हम जरा साल 2019 में चलते हैं। साल 2019 अगस्त का महीना, जम्मू और कश्मीर के संबंध में विवादित अनुच्छेद 370 को बहुत कमजोर कर दिया गया और यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के संघ शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया। उम्मीद यह थी कि इसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने में हमें काफी मदद मिलेगी, लेकिन एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघनों की संख्या अनपेक्षित रूप से बढ़ गई और आप यहां पर आंकड़ा देख सकते हैं कि 2020 में यह तो सबसे ज्यादा पहुंच गई। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूर्ण किया गया है। मतलब यहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं, इनको पुनर्गठित किया गया है। जो विश्लेषक हैं वो ये बात भी यहां पर लगातार उठा रहे हैं कि उम्मीद तो ये भी की जा रही थी कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने से, जम्मू कश्मीर को एक संघ शासित प्रदेश बना देने से यहां पर हालात बेहतर होंगे। अगर आप अभी पिछले 1-2 महीनों में जो घटनाक्रम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर ध्यान दें। यहां पर जो लोग हैं उन पर हिंसा की जो घटनाएं हैं, उग्रवादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, वो घटनाएं बड़ी तेजी के साथ में बढ़ी हैं। जो लोग सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र में अपने भरोसे को दिखा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे उद्देश्य यहां पर निर्धारित किए गए थे, वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम पूर्ण रूप से सफल होते हुए नहीं दिख रहे। इसके अलावा इन्हीं सब के बीच में कश्मीर में एक प्रमुख अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा दी गई है। अब इसकी निंदा इस्लामिक सहयोग संगठन के द्वारा भी की गई है, जिसका एक माकूल जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया भी गया है कि यह हमारे देश का एक आंतरिक मामला है और इसमें आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पश्चिम एशिया के संदर्भ में, इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के संदर्भ में इस्लामिक सहयोग संगठन एक बड़ा प्रभावशाली संगठन है। और एक वो दौर था जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब इस्लामिक सहयोग संगठन से हमारे रिश्ते काफी बेहतर थे। और एक ये दौर है जब हमें इसकी निंदा का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे और हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दे दिया है। लेकिन विदेश नीति में हमें एक संतुलन की आवश्यकता रहती है। जरा आप सोचिए कि भारत को जो कच्चा तेल प्राप्त होता है वो अधिकांशतः पश्चिम एशिया के और इन अरब देशों के माध्यम से प्राप्त हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे रिश्ते इन देशों के साथ तनावपूर्ण होंगे तो हमारी विदेश नीति के ऊपर में, हमारे हितों के ऊपर में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसे हम मेना क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र के अंदर में हमारी विदेश नीति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। अच्छा, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। इमरान खान, जो कि एक बहुत आक्रामक रवैया अपना रहे थे भारत के प्रति, वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं और वर्तमान में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकार में है। हालांकि ये दोनों दल भारत से बेहतर संबंधों के हिमायती हैं। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें, जब हमारे प्रधानमंत्री अचानक नवाज शरीफ के परिवार में एक शादी में शरीक होने के लिए पहुंच गए, इसके अलावा इन्हीं सब की पृष्ठभूमि में पठानकोट एयरबेस में जांच के लिए आईएसआई को हमने अनुमति भी प्रदान की। तो हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने के संदर्भ में जो प्रयास हैं वो पहले भी शुरू किए थे। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव आते गए, लेकिन चीन के साथ जो हालिया हमने सीमा विवाद देखे हैं, उनके माध्यम से हमने फिर से इस बात को तय करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। अगर हम इन विवादों को निपटाने की तरफ आगे बढ़े कि इनको कैसे हम सुलझाएं, तो यहां पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि सबसे पहले हम
गुजरात क्षेत्र के साथ में संबंधित जो सर क्रीक विवाद है। आप लोग जब भारत और पाकिस्तान की सीमा का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर सर क्रीक का क्षेत्र हमें कच्छ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो कि दलदली क्षेत्र है और यहाँ पर सीमा को निर्धारित करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है भौगोलिक रूप से। तो ये एक बड़ा विवाद है, हालांकि इसको अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर सुलझाया जा सकता है, बशर्ते पाकिस्तान की सरकार उसमें सहयोग भी करे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के संदर्भ में। एक और विषय यहां पर हो सकता है कि जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटे और कामकाज शुरू करें। एक और विषय जो यहां पर हो सकता है लेकिन होने की संभावना काफी कम है, वो विषय हो सकता है कि सियाचिन क्षेत्र के अंदर में जो हमने अपने सैनिकों को वहां पर लगा रखा है उनकी संख्या को हम घटाएं। इसके अलावा अगर हम भारत के संदर्भ में इन चीजों को देखते हैं तो जब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए तो इन सब के बीच में हमने जब यहाँ पर एक संघर्षपूर्ण स्थिति को देखा तो हमने अपने एक लड़ाकू विमान को भी खोया, हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसके अलावा हमने खुद ही अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया जिसमें करीब 7 लोग मारे गए। तो ये यथार्थ है स्टूडेंट्स कि हम कभी भी युद्ध की मानसिकता के साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा अब यहां पर अगर हम भविष्य की राह तलाशें तो देखिए पाकिस्तान में भी करीब 1-1.5 सालों में चुनाव होने हैं, 2024 तक भारत में भी चुनाव होने हैं और इन सब के बीच में अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में भी शायद हम चुनाव होते हुए देखें। अब अगर पाकिस्तान के अंदर में सत्ता परिवर्तन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग सत्ता में आते हैं जो भारत के साथ सकारात्मक संबंधों के हिमायती होंगे, तो यह हालात और बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ यह कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी चुनाव है और भारत पाकिस्तान संबंध चुनावी राजनीति का शिकार ना हो जाए, क्योंकि भारत भी आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का सामना कर रहा है और ऐसे में चुनावों के अंदर में जो सीमा क्षेत्र है कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोहरे मोर्चे की जंग किसी भी देश के लिए फायदे का सौदा नहीं कही जा सकती है। यहां से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले समाचार की तरफ। इस समाचार को पेज संख्या 11 से लिया गया है और इसको भी हम अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में जोड़ करके देखेंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के साथ में। अब देखिए यहां पर समाचार है कि चीन का जो प्रभाव है प्रशांत द्वीपीय देशों के अंदर में उसको बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। अगर हम वर्तमान संदर्भ की तरफ ध्यान दें तो प्रशांत द्वीप समूह फोरम के महासचिव हेनरी पुना और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक हुई सुआ, फिजी में। आप यहां पर देख सकते हैं फिजी को। ये जो प्रशांत द्वीपीय देश हैं इनकी संख्या 14 है और यहां पर कोशिश इस बात की जा रही थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डील इन देशों के साथ में चीन प्राप्त कर ले। हालांकि यह डील हो नहीं पाई। अब यहां पर आपको पृष्ठभूमि में इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्वाड की अभी कुछ समय पहले ही बैठक हुई थी जहां पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शिरकत की। क्वाड की जो बैठक है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए की गई थी और कुल मिलाकर के कोशिश यहां पर यही है कि इस क्षेत्र के अंदर में किसी एक देश का एकाधिकार ना होने पाए। हालांकि जैसे चीन और रूस के द्वारा क्वाड के बारे में कहा गया बार बार कि एक सैनिक संगठन है नेटो के जैसा, और भारत ने हमेशा इसका खंडन किया कि क्वाड कोई सैनिक संगठन नहीं है। क्वाड आर्थिक क्षेत्र में, इसके अलावा सुरक्षा के स्तर पर, समुद्र में सहयोग के स्तर पर, इसके अलावा जो कट्टरपंथी गतिविधियां हैं उनको रोकने के संदर्भ में, इस क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। लेकिन जब भी इसकी बैठक होती है तो चीन तुरंत सक्रिय हो जाता है ताकि इस बैठक में जो भी घटनाएं घटी, जो भी इसके प्रभाव हो सकते हैं उनको काउंटर किया जा सके। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्र लाल रंग से आपको दिख रहे हैं ये वो क्षेत्र हैं जो कि चीन का समर्थन करते हैं, और यहां पर जो ये क्षेत्र आप देखते हैं ये वो क्षेत्र है जो कि
ताइवान का समर्थन करते हैं। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करता ही रहता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में और खास तौर पर ये जो 14 प्रशांत द्वीपीय देश हैं, चीन इनके ऊपर में अपना नियंत्रण बढ़ा करके, अपने प्रभाव को बढ़ा करके एक तरीके से ताइवान को घेरना चाहता है। क्योंकि जैसे जैसे इन देशों के ऊपर में जो पश्चिमी देश हैं, इनका प्रभाव घटेगा, खास तौर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, तो यहां पर ताइवान को नियंत्रण में लाना चीन के लिए उतना ही आसान हो जाएगा। आइए जरा इस विषय को और विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले जो विषय हमारे सामने है कि पीआईसीज, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज या प्रशांत द्वीपीय देश, जो कि मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। तो जहां जहां पर आपको यह शब्द मिलेगा पीआईसीज, तो आप इसका मतलब प्रशांत द्वीपीय देशों से ही समझेंगे। अब ये जो देश हैं, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अगर हम इनकी जो जनसांख्यिकी है और भूगोल है उसके अनुसार इनको बांटें तो हम माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में इनको विभाजित कर सकते हैं। अब इन देशों का जो ईईजेड है, जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कह देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन सारे देशों में। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि इन देशों में मत्स्य पालन, ऊर्जा, खनिज, इसके अलावा और समुद्री संसाधनों का जो उपयोग है उसकी अपार संभावनाएं हैं। और इसीलिए ये जो राष्ट्र हैं, ये कहते हैं कि हमें छोटे द्वीपीय राज्यों के बजाय बड़े महासागर राज्यों के रूप में पहचान दी जानी चाहिए। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाओ कि किरिबाती और एफएसएम या फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, इनका जो ईईजेड है वो भारत से बड़ा है। तो कुल मिलाकर के इनके आर्थिक दोहन की संभावनाएं बहुत अधिक है। और अगर किसी देश का प्रभाव यहां पर बढ़ता है तो उसका एक बहुत सीधा सा लाभ यह होगा कि उसकी जो नौसेना है वो भी बेहतर हो जाएगी और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो उसका प्रभाव है वो प्रभाव भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। अब एक जो यहां पर अगला विषय आता है वो ये रहता है कि चीन पीआईसी से आखिर हासिल करना क्या चाहता है और कैसे हासिल करना चाहता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रशांत द्वीपों का क्षेत्र रहा है, यह संघर्ष के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में रहा जहां पर जापान और अमेरिका एक दूसरे से लड़ रहे थे नियंत्रण को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये काफी दूर स्थित है, समुद्र के अंदर में, आबादी बहुत कम है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके जो परमाणु परीक्षण के स्थल हैं वो अधिकांशतः यहीं पर स्थित है। इसके साथ साथ में ये जो 14 देश हैं इनकी आर्थिक और सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। तो ऐसे में इनकी कोशिश होती है कि ये मिल करके निर्णय लें, मिल करके आगे बढ़े और इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो संभावित वोट बैंक है उसका ये इस्तेमाल कर सके। अब यहीं पर एंट्री होती है चीन की। चीन के समुद्री हित जुड़े हुए हैं। एक महाशक्ति बनने के लिए चीन लगातार प्रयासरत है। चीन इस क्षेत्र को सुदूर समुद्र के रूप में संदर्भित करता है और अगर इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी जो नौसेना है उसकी शक्ति लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, जो कि एक महाशक्ति बनने के लिए इस क्षेत्र में एक आवश्यक शर्त है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है, तो ऐसे में पश्चिमी देशों का घटता हुआ प्रभाव चीन को निश्चित रूप से यहां पर लाभ की स्थिति में रखेगा। अब अगर आप लोग यहां पर देखो तो चीन के जो ताजा कदम है उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ये बातें श्रीलंका के माध्यम से और अन्य देशों के माध्यम से लगातार स्पष्ट होती हुई हमारे सामने आई कि चीन किस प्रकार से आर्थिक कर्ज दे करके अपने कर्ज के जाल में देशों को फंसा रहा है, तो अब चीन बहुत तेजी के साथ में आर्थिक कूटनीति के साथ साथ में सुरक्षा सहयोग की भी बात करने लगा है।
और इसी संदर्भ में अप्रैल 2022 में चीन ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। अब यहां पर खास बात यह हो गई कि इस समझौते के जो पेपर थे, दस्तावेज थे, वो लीक हो गए। इसमें से एक दस्तावेज में कहा गया कि चीन प्रशांत द्वीपीय देश में सामान्य विकास के लिए प्रयासरत है, और दूसरा दस्तावेज संबंधित था कि चीन प्रशांत द्वीप समूह सामान्य विकास पर एक पंचवर्षीय कार्य योजना 2022 से 26 पर कार्य करेगा। लेकिन यहां पर जो अन्य देश रहे, उन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई और इस बात को स्पष्ट किया कि हमें चीन के साथ कोई भी समझौता करने के संदर्भ में तेजी से या बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ताइवान के संदर्भ में बात करें तो इन 14 देशों में से 10 देश चीन का समर्थन करते हैं और ताइवान के समर्थन में केवल 4 देश हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 9 से लिया गया है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 से इसको हम जोड़ सकते हैं और इसे हम राज्य व्यवस्था वाले खंड से जोड़ करके समझेंगे। देखिए, वर्तमान संदर्भ इसका है कि अक्टूबर 2021 में जब आर्यन खान, शाहरुख खान के पुत्र, उनको गिरफ्तार किया गया ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, और जिस अति उत्साह में इस जांच को अंजाम दिया गया, उसने तब भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि दिल्ली के एक विशेष जांच दल ने उन्हें और 5 अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी है और यहां पर जो मुख्य जांच अधिकारी रहे उनका ट्रांसफर भी किया गया और इस बात की हिदायत भी दी गई कि इस तरह अति उत्साह में किसी मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब यहां पर अगर आप लोगों को याद हो तो एक और बड़ा चर्चित केस रहा जहां पर वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी के केस में इसरो के संबंध में केरल पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया गया और लगभग 24 साल के बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी गई। अब आप सोचिए, 24 साल, और वो भी एक वैज्ञानिक के लिए। वो कितनी महत्वपूर्ण खोजें कर सकते थे भारत के लिए, कितने उपयोगी हो सकते थे। सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ एक मनगढ़ंत केस। भारत के अंदर में सामान्य रूप से भी एक केस को सुलझने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। लोग 10 साल 15 साल तक जेल में पड़े रहते हैं। ऐसे में एक बहस हमारे सामने उभर के आई। बहस ये उभर करके आई कि क्या ऐसे मामलों में, ऐसे झूठे केसों में जो लोग फंसाए जाते हैं, उनके लिए किसी हर्जाने का कोई प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा हर्जाने की रकम देने का आदेश दिया जाता है, ये लेकिन जो रकम है वो अलग अलग होती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसमें एक रूपता भी होनी चाहिए, बहुत जाहिर सी बात है। तो यहां पर मदन बी लोकुर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी यहां पर अपनी राय को रखा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस संदर्भ में लेख हमारे लिए। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा कि किसी ने ट्विटर पर कुछ पोस्ट कर दिया, फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दिया और कहीं उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा हो गया। यहां पर न्यायपालिका को भी यह विषय समझने की जरूरत है कि अगर किसी ने सरकार की आलोचना की है तो उससे तख्ता पलट नहीं होने जा रहा है और इन विषयों पर हमें लगाम लगाने की जरूरत भी है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है कि वहां पर सत्ता पक्ष की मुक्त कंठ से आलोचना करने की लोगों को अनुमति हो और उनके ऊपर में इस तरह से मनमाने राजद्रोह के मामले ना लगाए जाएं या धारा 124A का मनमाना दुरुपयोग ना किया जाए। इस संबंध में न्यायपालिका के द्वारा केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995, इन दोनों मामलों के अंदर में दिशा निर्देश पहले भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और विवादास्पद विषय है हमारे पास में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 66A। हालांकि इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था कि इसके अंतर्गत मामले दर्ज नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं। तो यहां पर जो जांच अधिकारी है उससे तो गलती हुई ही हुई है,
लेकिन न्यायपालिका को भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि जिस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया गया है उसके अंतर्गत मामले दर्ज किए क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग विधि आयोग के साथ में इसको जोड़ें तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट संख्या 277 को शीर्षक दिया था गलत अभियोजन और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय का गर्भपात, और इसके लिए कानूनी उपचार क्या किए जा सकते हैं। इसके अंदर इस बात को सुझाया गया था कि हम यहां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 211 का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी जांच अधिकारी ने किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया है तो ऐसे अधिकारी को 2 साल की कैद या 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन फिर हम आते हैं यथार्थ की तरफ। अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करने की तरफ जाता भी है तो उसमें समय बहुत अधिक लग जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सिविल सूट भी दायर करता है ऐसे अधिकारी के खिलाफ में कि आपने जो अभियोजन किया, जिस केस में हमको फंसाया, इसकी वजह से हमारी इज्जत को बहुत नुकसान हुआ है और हमें इसका हर्जाना चाहिए, तो उस केस को पूरा होने में भी एक लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो दोषी जांच अधिकारी यहां पर होते हैं, अंतिम रूप से उनके बच निकलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो यहां पर हमें एक रूप प्रक्रिया को लाने की जरूरत है, और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर एक कानून यहां पर लाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा और एक लोकतांत्रिक राज्य बनने की दिशा में हमारा एक मजबूत कदम भी होगा। अगर हम गलत अभियोजन के संदर्भ में कुछ और मामलों की बात करें तो यहां पर आप 2 केस और देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम दिलीप कुमार रे और हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस। ऐसे केसों की संख्या बहुत लंबी है स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप परीक्षा के लिहाज से इन 2 केसेस को ध्यान में रख सकते हैं जहां पर राजद्रोह के विषय का दुरुपयोग किया गया था, और अगर इन दोनों में से भी एक चुनना हो तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के केस को आप चुन सकते हैं कि जहां सिर्फ विचारधारा न मिलने की वजह से एक व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा। देखिए, लोकतंत्र की निशानी ही यही होती है कि जहां पर लोग अलग अलग विचार रखते हुए भी एक साथ रहते हैं। वैज्ञानिक नंबी नारायणन जी का विषय मैं आपको बता ही चुका हूं, और इस मामले में 50 लाख रुपए हर्जाने की राशि के रूप में देने का आदेश कोर्ट ने दिया था। इस समाचार को पेज संख्या 14 से लिया गया है। GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ में इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत दौरे पर आए उनके इजरायली समकक्ष बेनी गेंट्स इनके बीच बातचीत हुई और मानव रहित हवाई वाहनों और रक्षात्मक क्षमताओं पर ध्यान देने के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर चर्चा यहां पर की गई। आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि इस वर्ष हम भारत और इजरायल के बीच जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, इनके 30 वर्षों का हम जश्न मना रहे हैं। अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये डेविड स्टार है और ये हमारा अशोक चक्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत डिजाइनर तरीके से 30 को लिखा गया है। दरअसल भारत ने इजरायल को मान्यता तो 1950 में दे दी थी, लेकिन जो पूर्ण राजनयिक संबंध हैं हमारे इजरायल के, वो 1992 में स्थापित हुए। अगर हम इस बैठक की बात करें तो हमारे यहाँ से भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के मध्य सहयोग की बातें की गई हैं। इसके अलावा दोनों देश द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब हैं। अगर हम भारत और इजरायल के बीच सहयोग की बात करें तो सैन्य क्षेत्र के साथ साथ में कृषि भी एक बड़ा क्षेत्र है। इजरायल ने जिस प्रकार से कम कृषि क्षेत्र होते हुए भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया है, रिहायशी क्षेत्र में घरों की जो छतें हैं उनको कृषि में उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया है, जो जल का एक बड़ा सुनियोजित इस्तेमाल किया है, वो सब हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भारत इजरायल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, और जबकि इजरायल रूस के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। अब चाहे वो फाल्कन सिस्टम की बात हो, चाहे हेरान, सर्चर 2, हारोप ड्रोन, बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर तब जब भारत 2 दिशाओं से चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ चीन की तरफ से।
इसके अलावा पाइथन और डर्बी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बम भी इसमें शामिल हैं। अब यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत और इजरायल के जो संबंध हैं उससे हमें लाभ क्या हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि जिस प्रकार से पश्चिम एशिया में राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं वहां पर इजरायल हमारा एक बड़ा भागीदार हो सकता है। इसके अलावा इजरायल और भारत दोनों अपने पड़ोसियों की तरफ से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे सामने एकदम स्पष्ट रूप से विद्यमान है, उसके असर आने शुरू हो गए हैं। पानी की कमी भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, भोजन की कमी। अब इन वैश्विक मुद्दों पर भारत को सहयोग की आवश्यकता है जहां पर इजरायल हमारे साथ में आ सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में इजरायल ने जो इस्लामिक देश है पश्चिम एशिया में, इसके अलावा अरब प्रायद्वीप के ऊपर में उनके साथ में अपने सहयोग को बढ़ाना शुरू किया है, खास तौर पर अब्राहम समझौते के बाद से। तो यहाँ की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर मैं जो भारत की रणनीति रही इजरायल के संदर्भ में, खास तौर पर करीब 2015 तक 14 तक आप समझें इसको, तो हम एक सुरक्षित दूरी बना करके रखते थे इजरायल से, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो इस्लामिक देश थे वो इजरायल के विरोधी थे और हमारे देश के अंदर में एक बहुत बड़ी इस्लामिक आबादी रहती है। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके साथ में हमारे अनेक आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी हम अपने इन सहयोगियों को नाराज करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर हमने अपनी विदेश नीति के अंदर में कुछ बदलाव करने शुरू किए और इसमें जो सबसे अच्छा सकारात्मक बदलाव हुआ वो पश्चिम एशिया अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों में स्वयं हुआ, जब संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों ने मिलकर के अब्राहम समझौते को आकार दिया इजरायल के साथ में। दरअसल यहाँ पर अगर हम इस शब्द की बात करें तो अब्राहम एक पैगंबर के रूप में माने जाते हैं, जो कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों में इनका एक बराबर सम्मान हमें देखने को मिलता है। आइए अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को पाकिस्तान के साथ जुझारूपन के स्थान पर उचित कूटनीतिक और राजनीतिक जुड़ाव के पक्ष में अपना रास्ता बदलना चाहिए। 250 शब्द 15 अंक। अब देखिए यहाँ पर आप जब भूमिका की बात करेंगे तो पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बदलाव आया है आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्य भाग में आकर के 2019 से जिस प्रकार से एक आक्रामक नीति हम अपना रहे थे, फिर उसके बाद 2020 के बाद से हमने एक नर्म रवैया अपनाना शुरू किया, इसको बताएंगे। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव किए गए और उनके क्या परिणाम हमारे सामने उभर करके आए हैं, जो यहाँ पर डिलिमिटेशन किया गया है, जो परिसीमन किया गया है, तो उस परिसीमन के पक्ष में भी आप चीज़ों को जोड़ करके दिखा सकते हैं। तो इन सारे विषयों के आधार पर आप इसके मुख्य भाग को लिखेंगे और निष्कर्ष के रूप में आप एक सार को यहाँ पर लिखें। और भविष्य की राह बहुत साधारण सा यहाँ पर विषय रहता है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं और हमें उनके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहती है। अगला प्रश्न है, प्रशांत द्वीप के देशों में चीन की दिलचस्पी क्यों है? प्रशांत क्षेत्र में चीन की घुसपैठ क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए क्या दर्शाती है? 250 शब्द 15 अंक। अब देखिए जब मैं समाचार को आपको बता रहा था तो मैंने खंडवार विषय में आपको यह पढ़ाया था। आप इसकी शुरुआत करेंगे इस प्रकार से कि प्रशांत द्वीपीय देशों की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है और उनका महत्व क्या है। देखिए किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यही होती है कि उसका आरंभ कैसे किया जाए। और आरंभ करने का एक जो सबसे आसान तरीका यहाँ पर हो सकता है हमारे समक्ष कि प्रश्न की मांग क्या है, वहाँ पर कौन सा कीवर्ड है और उस कीवर्ड का परिचय देते हुए हम बड़े आसानी से प्रश्न को शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें और परिपक्वता आती हुई चली जाएगी। तो उत्तर लिख करके जरूर भेजें और इस बात को देखें कि आपने उसमें कितने अंक प्राप्त किए और आप उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
इस पूरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।